हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण गौड़। हम सीटेट और अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम के सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से एक वीडियो सीरीज़ तैयार कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में व्यक्तित्व के बारे में जाना और व्यक्तित्व की 4 डिफरेंट थ्योरीज के बारे में समझा। आज हम व्यक्तित्व की ट्रेट थ्योरी के बारे में समझेंगे कि ट्रेट थ्योरी के हिसाब से व्यक्तित्व को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये भी, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल व्यक्तित्व में ही आता है ये, और व्यक्तित्व से मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हर वर्ष सीटेट में और अदर टेट एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और वह प्रश्न इस तरीके का होता है कि अगर आपने यह एक बार अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप उसे आराम से कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कौन कौन सी थ्योरी हैं, उसके बाद ट्रेट थ्योरी क्या है, उसके बाद आलपोर्ट थ्योरी, और लास्ट में हम कैटल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के मुख्य रूप से 2 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है प्रकार सिद्धांत यानी कि टाइप थ्योरी, और दूसरा सिद्धांत है सीलगुण सिद्धांत यानी कि ट्रेट थ्योरी। लास्ट वीडियो में हम प्रकार सिद्धांत को समझ चुके हैं। अगर आपने प्रकार सिद्धांत के बारे में नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लास्ट वीडियो के लिंक पर क्लिक करके प्रकार सिद्धांत को समझ सकते हैं। चलिए सीलगुण सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। सीलगुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के सील गुणों से ठीक उसी प्रकार होती है जैसे एक मकान की संरचना छोटी छोटी ईंटों से मिलकर होती है। सीलगुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना कैसी होती है? जैसे एक मकान की संरचना कई ईंटों से मिलकर होती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्तित्व की संरचना भी कई प्रकार के अलग अलग ट्रेट से मिलकर होती है। सील गुण से सामान्य अर्थ होता है कि व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन, मतलब व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन क्या होता है? सील गुण। कोई सील गुण क्या करता है? व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन करता है। जैसे सतर्क, ईमानदार, बेईमान, सक्रिय, निष्क्रिय आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके सहारे मानव व्यवहार का वर्णन होता है। जैसे हम कहते हैं कि यह व्यक्ति ईमानदार है, यह व्यक्ति बेईमान है, यह एक्टिव है, यह काफ़ी सुस्त है, निष्क्रिय है, तो हम उसके व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं, और ये क्या है? उसके सील गुण। किसी भी सील गुण के लिए आवश्यक है कि उसमें कंसिस्टेंसी का गुण हो और वह स्थायी हो। किसी भी व्यक्ति का सील गुण ट्रेट जब माना जाएगा जब वह स्थायी हो और उसमें कंसिस्टेंसी हो। सपोज कोई व्यक्ति ऐसा है कि वह हर परिस्थिति में, हर स्थिति में ईमानदारी का गुण दिखाता है, चाहे परिस्थिति उसके फेवर में हो या परिस्थिति उसके फेवर में ना हो, लेकिन वह ईमानदार रहता है, तो ईमानदारी उस व्यक्ति का सील गुण होगी, क्योंकि वह उस सील गुण के लिए कंसिस्टेंट है और वह स्थायी भी है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है कि किसी सिचुएशन पर वह ईमानदार है और दूसरी सिचुएशन पर वह अपने काम को निकालने के हिसाब से बेईमान बन जाता है, तो क्या ईमानदारी उसका सील गुण होगी? नहीं होगी, क्योंकि वह अपने ईमानदारी के सील गुण के लिए कंसिस्टेंट नहीं है और न ही वह स्थायी है। चलिए ये तो हो गई सील गुण की बात। अब बात करते हैं ट्रेट थ्योरी की। तो ट्रेट थ्योरी में बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी आती हैं। पहली है आलपोर्ट की थ्योरी और दूसरी है कैटल की थ्योरी। तो सबसे पहले हम आलपोर्ट की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। आलपोर्ट ने सील गुणों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। पहला है सामान्य सील गुण यानी कि कॉमन ट्रेट, और दूसरा है पर्सनल ट्रेट यानी कि व्यक्तिगत सील गुण। तो सामान्य सील गुण क्या है? ये सील गुण समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं। सामान्य सील गुण क्या है? जो समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं, मतलब आसपास, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें यह सील गुण पाए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों में जो सील गुण पाए जाते हैं, जो ट्रेट्स पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन ट्रेट्स या सामान्य सील गुण। सामान्य सील गुणों के आधार पर ही किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों की तुलना आपस में की जाती है।
मतलब जब आप दो व्यक्तियों की तुलना या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना आपस में करते हैं तो किसके बेसिस पर करते हैं आप? कॉमन ट्रेट के आधार पर। ये बहुत ऑब्वियस है कि जब तक व्यक्तियों में कॉमन ट्रेट्स नहीं होंगे, मतलब एक सील गुण दूसरे व्यक्ति में नहीं होगा, तो आप तुलना कैसे करेंगे? तुलना के लिए भी तो व्यक्तियों में ये चीज़ होनी चाहिए ना, हर व्यक्ति में कॉमन होना चाहिए ना। ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति में कम है, किसी व्यक्ति में ज़्यादा। सपोज आप किसी व्यक्ति का ईमानदारी का सील गुण की तुलना कर रहे हैं कि राकेश ईमानदार ज़्यादा है और मोहन ईमानदार कम है, तो ईमानदारी का सील गुण दोनों में है, लेकिन आप तुलना करके बता रहे हैं कि राकेश ज़्यादा ईमानदार है और मोहन कम ईमानदार है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्यक्तियों की तुलना किस टाइप के ट्रेट्स के बेसिस पर करते हैं, तो आप कहेंगे कॉमन ट्रेट्स के बेसिस पर। चलिए नेक्स्ट, पर्सनल ट्रेट यानी कि व्यक्तिगत सील गुण। व्यक्तिगत सील गुण वैसे सील गुण होते हैं जो किसी समाज या संस्कृति के व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होते हैं। कॉमन ट्रेट में क्या था कि यह समाज के अधिकतर व्यक्तियों में पाए जाते थे। वहीं पर्सनल ट्रेट में क्या है कि यह समाज के कुछ विशेष व्यक्तियों में पाए जाते हैं, अर्थात उस समाज के सभी व्यक्तियों में यह ट्रेट नहीं पाए जाते हैं। इस तरह के सील गुणों के आधार पर व्यक्तियों के बीच में तुलना नहीं की जा सकती। ये भी ऑब्वियस है कि जब व्यक्तियों में सभी व्यक्तियों में ये सील गुण नहीं पाए जाते, तो पाए जा सकते या पाए जाते, तो आप कैसे तुलना करेंगे? तुलना करने के लिए दोनों लोगों में या जितने भी लोगों की आप तुलना कर रहे हैं वह गुण होना चाहिए। तो तुलना किस सील गुण के आधार पर करते हैं? सामान्य सील गुण के आधार पर, यानी कि कॉमन ट्रेट के आधार पर। एक व्यक्ति का तुलनात्मक अध्ययन भिन्न भिन्न पहलुओं पर किया जा सकता है। मतलब पर्सनल ट्रेट के बेसिस पर आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अलग अलग सिचुएशन में तुलना कर सकते हैं कि एक सिचुएशन में उसने कौन सा ट्रेट दिखाया और दूसरी सिचुएशन में उसने कौन से ट्रेट दिखाया। तो अगर एक व्यक्ति की तुलना करनी हो तो आप किन सील गुणों का प्रयोग करते हैं? पर्सनल ट्रेट का। आलपोर्ट ने व्यक्तिगत सील गुणों को व्यक्तिगत प्रवृत्ति कहा है। आलपोर्ट ने व्यक्तिगत प्रवृत्तियों की संख्या करीब 18,000 बताई है। कितनी बताई है? 18,000। आलपोर्ट ने पर्सनल ट्रेट को भी 3 भागों में बांटा। पहला है कार्डिनल ट्रेट, दूसरा है सेंट्रल ट्रेट और तीसरा है सेकेंडरी ट्रेट। चलिए सबको एक एक करके देखते हैं कि कार्डिनल ट्रेट में क्या है, सेंट्रल में क्या है और सेकेंडरी में क्या है। कार्डिनल ट्रेट या कार्डिनल डिस्पोजिशन, इस तरह की प्रवृत्ति व्यक्तित्व का इतना प्रबल एवं प्रमुख गुण होता है कि उसे छिपाया नहीं जा सकता और व्यक्ति के प्रत्येक प्रकार के व्यवहार की व्याख्या इस तरह के कार्डिनल प्रवृत्ति के रूप में आसानी से की जा सकती है। मतलब कार्डिनल ट्रेट वह होते हैं कि व्यक्ति उन्हें छुपा नहीं सकता, वह बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं और वह ट्रेट सबको अलग से दिखाई देते हैं और हर कोई व्यक्ति उन ट्रेट्स को ऑब्जर्व कर सकता है। सभी व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु जिसमें होती है वह व्यक्ति पूरी तरीके से उस प्रवृत्ति या गुण से चर्चित होता है। मतलब जिस व्यक्ति में कार्डिनल ट्रेट होते हैं या कार्डिनल डिस्पोजिशन होता है वह व्यक्ति उन्हीं कार्डिनल ट्रेट्स की वजह से चर्चित होता है। जैसे गांधी जी के व्यक्तित्व की कार्डिनल प्रवृत्ति शांति और अहिंसा। आप सब जानते हैं कि दुनिया गांधी जी को शांति और अहिंसा के लिए जानती है, तो शांति और अहिंसा गांधी जी के कार्डिनल ट्रेट हैं। वहीं दूसरी ओर हिटलर की कार्डिनल प्रवृत्ति आप सब जानते हैं कि हिटलर ने किस तरीके से काम किया। वह एक ऐसा शासक था कि जिसने लोगों पर निरंकुशवाद तरीके से या निरंकुशवादी तरीके से राज किया, तो उसकी कार्डिनल डिस्पोजिशन क्या होंगे वह आप समझ सकते हैं। चलिए दूसरे हैं सेंट्रल डिस्पोजिशन यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 ऐसी प्रवृत्तियां गुण होते हैं जिसके भीतर उसका व्यक्तित्व अधिक सक्रिय रहता है। इस तरह कह सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व इन 5 से 10 प्रवृत्तियों या गुणों के भीतर जिंदा रहता है। जैसे सामाजिकता, आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस,
डिप्रेशन आदि कुछ केंद्रीय प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। तीसरी है गौण प्रवृत्ति यानी कि सेकेंडरी डिस्पोजिशन। गौण प्रवृत्ति वैसी प्रवृत्ति को कहा जाता है जो व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण, कम अर्थपूर्ण तथा कम स्पष्ट होते हैं। मतलब सेकेंडरी डिस्पोजिशन कौन से होते हैं? जो व्यक्ति के लिए या व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण होते हैं और कम अर्थपूर्ण होते हैं तथा कम स्पष्ट होते हैं। जैसे खाने की आदत, हेयर स्टाइल, पहनावा आदि कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनके आधार पर व्यक्तित्व को समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती। जैसे व्यक्ति कोई कुछ खास तरीके का खाना खाता है या कोई नॉनवेज खाता है, कोई वेज खाता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि नॉनवेज खाने वाले की व्यक्तित्व इस तरीके का होगा और वेज खाने वाले का व्यक्तित्व इस तरीके का होगा? नहीं बता सकते। इसीलिए ये प्रवृत्ति कम महत्वपूर्ण होती हैं, कम अर्थपूर्ण होती हैं और स्पष्ट भी कम होती हैं, क्योंकि इनके आधार पर व्यक्तित्व को समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती। चलिए नेक्स्ट है कैटल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। कैटल ने प्रमुख सील गुणों की खोज आलपोर्ट द्वारा बताए गए 18 सील गुणों में से 4500 सील गुणों को चुनकर की। कैटल ने 18,000 सील गुण बताए और उन 18,000 सील गुणों में से कैटल ने नहीं, आलपोर्ट ने 18,000 सील गुण बताए और उन 18,000 सील गुणों में से कैटल ने 4500 सील गुणों को चुनकर अलग किया और बाद में इन्होंने समानार्थक शब्दों को एक साथ मिलाकर इनकी संख्या 200 कर दी। मतलब ऐसे सील गुण जो आपस में एक जैसे थे, मतलब जिनके जो समान अर्थ में थे, उनको आपस में एक कर दिया और कुल 200 सील गुण कर दिए। और अंत में उन्होंने इंटरकोरिलेशन की विधि द्वारा 35 सील गुण कर दिए। तो कैटल ने अपना यह सिद्धांत आलपोर्ट के 18,000 सील गुणों के बेसिस पर दिया। उन्होंने आलपोर्ट के 18 सील गुणों को एक एक तरीके से एनालिसिस किया और उनमें से 45 सील गुणों को अलग करके छांट दिया। उन 4500 सील गुणों में भी उन्होंने एक तरीके के शब्दों को समान कर दिया और कुल 200 सील गुणों को अलग कर दिया। और उन 200 सील गुणों में से भी कैटल ने इंटरकोरिलेशन यानी कि अंतर सहसंबंध की विधि द्वारा 35 सील गुणों को बताया। तो कैटल ने कितने सील गुण बताए? 35। कैटल ने सील गुणों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है सतही सील गुण यानी कि सरफेस ट्रेट और दूसरा है मूल सील गुण यानी कि सोर्स ट्रेट। चलिए देखते हैं सतही ट्रेट और सोर्स ट्रेट में क्या है। सतही सील गुण यानी कि सरफेस ट्रेट्स, इस तरह के सील गुण व्यक्ति के ऊपरी सतह पर होते हैं, मतलब यह सरफेस पर होते हैं और यह आप आसानी से देख सकते हैं। अर्थात ये सील गुण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन में आसानी से अभिव्यक्त हो जाते हैं। इन सील गुणों की अभिव्यक्ति इतनी स्पष्ट होती है कि संबंधित सील गुण के बारे में व्यक्ति में कोई दो मत नहीं हो सकता। मतलब ये ऐसे सील गुण होते हैं कि कोई व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होगा कि यह व्यक्ति इस सील गुण को रखता है कि नहीं। प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठा आदि कुछ सतही सील गुण के उदाहरण हैं जिनकी अभिव्यक्ति व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में स्पष्ट होती है। जैसे कोई व्यक्ति प्रसन्न रहता है, खुश मिजाज है, तो वह आपको कोई डाउट नहीं होगा इसके बारे में। अगर कोई व्यक्ति पूछे उस व्यक्ति के बारे में जो खुश मिजाज है कि वह व्यक्ति की नेचर कैसी है, तो आप बिना डाउट के बता देंगे कि वह व्यक्ति खुश मिजाज है, खुश रहता है। तो यह कैसा सील गुण होगा? सरफेस ट्रेट, यानी कि यह सरफेस पर होता है, सतह पर होता है और इसे आसानी से आप पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है मूल सील गुण यानी कि सोर्स ट्रेट। कैटल के अनुसार मूल सील गुणों की संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है तथा ये दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं होते। सरफेस ट्रेट तो आप डेली के इंटरेक्शन में आप ऑब्जर्व कर सकते थे, क्योंकि वह डेली के इंटरेक्शन में प्रयोग होते हैं।
वहीं सोर्स ट्रेट डेली के इंटरेक्शन में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं होते। कैटल ने बताया कि मूल सील गुण व्यक्तित्व की भीतरी संरचना होती है, जिसके बारे में हमें तब ज्ञान होता है जब हम उससे संबंधित सतही सील गुणों को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे मिलनसार, निस्वार्थता तथा हास्य, तीनों ऐसे सतही सील गुण हैं जिनको एक साथ मिलाएं तो एक मूल सील गुण बनता है। जैसे किसकी संज्ञा दी गई है? मित्रता की। मतलब कोई व्यक्ति मिलनसार है, वह निस्वार्थ रूप से आपके साथ खड़ा रहता है हर कंडीशन में और आपके साथ प्रसन्न रहता है, तो वह कौन सा सील गुण बनाएगा? मित्रता का। तो हम कह सकते हैं कि मूल सील गुणों को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले सतही सील गुणों को पहचानना पड़ता है और सतही सील गुण ही आपस में मिलकर मूल सील गुणों को बनाते हैं। कैटल के अनुसार 23 मूल सील गुण होते हैं जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं तथा 12 सील गुण ऐसे हैं जो असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। कैटल ने क्या कहा है कि 23 सील गुण ऐसे हुए हैं जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं, वहीं 12 सील गुण ऐसे हैं जो असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। कैटल ने 23 मूल सील गुणों में से 16 को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। कैटल ने बताया कि जो 23 सील गुण व्यक्तियों में पाए जाते हैं उनमें से 13 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इन्हें मापने के लिए इन्होंने एक प्रश्नावली भी तैयार की, जैसे 16 व्यक्तित्व कारक या 16 पर्सनैलिटी फैक्टर या क्वेश्चनर भी कहा जाता है। तो कैटल का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 PF क्वेश्चनर किसने दिया? तो यह किसने दिया? कैटल ने। ये 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं जिसमें है वार्म, मतलब व्यक्ति के कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर है, इमोशनली स्टेबल, डोमिनेंट, एंथुसियास्टिक, कंसिस्टेंटियस, बोल्ड, टेंडर माइंडेड, सस्पिशियस, इमेजिनेटिव, स्वेड, एप्रेंसिव, एक्सपेरिमेंटिंग, सेल्फ सफिशिएंट, कंट्रोल्ड और टेंस। ये 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स बताए हैं और इन्हीं पर्सनैलिटी फैक्टर्स को मापने के लिए उन्होंने एक क्वेश्चनर दिया जिसे 16 PF क्वेश्चनर भी कहते हैं। तो आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लियर हुआ हो और व्यक्तित्व की ट्रेट थ्योरी और व्यक्तित्व की प्रकार थ्योरी यानी कि टाइप थ्योरी दोनों आपको एक तरीके से क्लियर हो गई हों और आप इस थ्योरी को अपने आप से रिलेट कर पा रहे हों। अगर आपको यह समझ में आया होगा तो आप ज़रूर इसको अपने व्यक्तित्व से रिलेट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके का व्यक्तित्व रखते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।